बिहार में इस साल यानी 2022 में 4 उपचुनाव हो गए। बोचाहा, मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी में उपचुनाव कराए गए। बोचाहा में जब चुनाव हुए थे तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जबकि बाकी के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इसके बाद भी इन तीनों उपचुनावों में से महज मोकामा में महागठबंधन की जीत हुई। इस जीत को विरोधी नीतीश सरकार की नहीं बल्कि छोटे सरकार की जीत बता रहे हैं। दरअसल मोकामा में महागठबंधन की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी और वे जीत गए, जबकि गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार तो कुढ़नी में जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई। दोनों ही जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसके कई कारण गिना रहे हैं। कोई बीजेपी की सफल रणनीति बता रहा है तो कोई महागठबंधन को इसके लिए दोषी बता रहा है। लेकिन मामला जो भी हो, ये उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सबक छोड़ गए हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको इसी तरह के 5 सबक के बारे में बताएंगे जिन पर तेजस्वी यादव को मंथन करना होगा और आगे की रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले 5वें नंबर पर बात करते हैं A to Z समीकरण की। A to Z समीकरण का नारा तेजस्वी यादव ने दिया था। दरअसल लालू यादव के जमाने से आरजेडी पर MY समीकरण का ठप्पा लगा हुआ है। ऐसे में बाकी जातियों के वोट आरजेडी से छिटकने लगा था और इस माइंडसेट से तेजस्वी यादव पार्टी को बाहर निकालना चाहते थे। ऐसे में तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में ही A to Z समीकरण का नारा दिया था। इसका असर भी दिखने लगा था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी इसी नारे के दम पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तेजस्वी का ये नारा सियासी गलियारे में बहुत ही पसंद आने लगा और इसे मीडिया सेक्टर ने भी काफी पसंद किया। इतना ही नहीं, 2021 में इंडिया टुडे ने देश के टॉप 100 युवाओं की लिस्ट में तेजस्वी यादव को शामिल कर लिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण की काफी सराहना की थी। लेकिन जिस तरह खासकर गोपालगंज और कुढ़नी में कई जातियों और वर्गों के वोट खिसक गए, उसका साफ संकेत है कि इस बिंदु पर अब तेजस्वी को फिर से मंथन करना होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं कि कुढ़नी और गोपालगंज में यदि A to Z समीकरण चलता तो इस तरह आरजेडी और जेडीयू की हार नहीं होती और दोनों ही जगहों पर बीजेपी की जीत ये बताने के लिए गोपालगंज और कुढ़नी में A to Z समीकरण को साधने में महागठबंधन विफल रहा और रही सही कसर मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी ने अपने समाज का वोट समेट कर निकाल दी। ऐसे में इस पर तेजस्वी को फिर से मंथन करना होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। इस नंबर पर हम ओवैसी फैक्टर की बात करते हैं। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ा संकट इन दिनों ओवैसी की पार्टी हो गई है। गोपालगंज उपचुनाव में तो स्पष्ट हो गया कि वहां से आरजेडी की हार AIMIM की वजह से ही हुई थी। ये तो आपको पता ही है कि गोपालगंज में महज 1794 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए थे। महागठबंधन ने यहां से आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा था। सीमांचल का बदला लेने के लिए गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना उम्मीदवार दे दिया और उसने महागठबंधन की बांट लगा दी। AIMIM के उम्मीदवार को 12,000 से अधिक वोट आए थे और ये वोट विशुद्ध रूप से आरजेडी के वोट थे। इसके बाद से ही MY समीकरण के दरकने के विरोधियों ने हवा दी। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल के बाद गोपालगंज में बड़ा झटका दिया था। हालांकि सीमांचल में AIMIM के जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायक बाद में आरजेडी में आ गए थे। इसी के बाद से AIMIM खार खाए हुए है। वो आरजेडी को देखना नहीं चाहती है और पार्टी ने पहले गोपालगंज में आरजेडी से जबरदस्त ढंग से बदला लिया, जिसके बाद रही सही कसर कुढ़नी में निकाल दी। कुढ़नी में भी AIMIM ने महागठबंधन उम्मीदवार को हराने में अहम रोल निभाया। ये ठीक है कि गोपालगंज की तरह कुढ़नी में ओवैसी फैक्टर बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा, लेकिन AIMIM उम्मीदवार ने कम वोट लाकर भी जेडीयू को जोर का झटका दे ही दिया। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए ओवैसी फैक्टर बहुत बड़ा सबक बन गया है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की।
तेजस्वी यादव के लिए तीसरा बड़ा सबक है चुनावों में वोटों के लीकेज को रोकना। गोपालगंज का उपचुनाव हो या कुढ़नी का उपचुनाव, दोनों ही जगह आरजेडी के वोटों में लीकेज देखने को मिला। दरअसल कुढ़नी में एआईएमआईएम उम्मीदवार के अलावा 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने महागठबंधन को हार का रास्ता दिखा दिया। यहाँ से शेखर सहनी और संजय कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे। कहा जा रहा है कि एक समय था जब ये दोनों आरजेडी के काफी नजदीकी थे। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि शेखर सहनी को 3700 से अधिक तो संजय कुमार को 4200 से अधिक वोट मिले, यानी आरजेडी के लगभग 7000 से अधिक वोट बंटकर बेकार हो गए। यदि ये दोनों उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं होते तो बेशक आज बीजेपी खुशी मनाने की स्थिति में नहीं होती और उसकी जगह महागठबंधन खुशी मना रहा होता। गोपालगंज में भी वोटों में लीकेज देखने को मिला था। वहां से तो तेजस्वी के मामा साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को मैदान में उतारा था और उन्होंने लगभग 8000 वोट झटक लिए थे, जिसके अलावा कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी 2-4 हजार वोट ले लिए थे। वोटों के लीकेज को रोकना भी तेजस्वी यादव के लिए चुनौती के साथ बहुत बड़ा सबक भी है और आने वाले चुनावों में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें हर हाल में वोटों में हो रहे इस लीकेज को रोकना ही होगा। बात करते हैं अब दूसरे नंबर की। तेजस्वी के लिए दूसरा बड़ा सबक ये है कि उन्हें एससी ओबीसी जैसे वोटों पर पकड़ बनाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। साथ ही भूमिहार वोटों के बिखराव को भी रोकना होगा। 2022 में हुए चारों उपचुनाव में एससी वोट हो या फिर ओबीसी वोट हो, महागठबंधन के उम्मीदवारों को सही से नहीं मिला। इन वोटों का मैक्सिमम हिस्सा या तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में गई या फिर चिराग पासवान की पार्टी के खाते में अथवा उनके नाम पर बीजेपी के खाते में गई। इन वोटों को अपने पक्ष में करना तेजस्वी यादव के लिए किसी टास्क से कम नहीं है और यही स्थिति भूमिहार वोटों की भी हो गई है। बोचाहा में जिस तरह भूमिहार समाज ने तेजस्वी यादव को खुलकर सपोर्ट किया था और भूमाई समीकरण का नाम दिया था, कुढ़नी में उसकी हवा निकल गई। कुढ़नी में भूमिहार वोट बैंक का बिखरना भी महागठबंधन की हार का बड़ा कारण रहा और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इससे इनकार नहीं करते हैं। दरअसल आरजेडी ने A to Z समीकरण का नारा देकर जहां सभी वर्गों को अपने पक्ष में जोड़ने की रणनीति अपनाई, वहीं भूमाई समीकरण के तहत अपने आधार वोटों में भूमिहार समाज को जोड़कर विरोधियों को झटका दिया था। इसका असर बोचाहा उपचुनाव में देखने को मिला भी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट उस चुनाव को एक प्रयोगशाला के रूप में देख रहे थे, लेकिन कुढ़नी में इसकी उल्टी स्थिति हो गई। कहा जा रहा है कि कुढ़नी में भूमिहार समाज के वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला है। हालांकि कुछ लोग इसे जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा से व्यक्तिगत खुन्नस मान रहे हैं। कारण जो भी हो, महागठबंधन को झटका तो लग ही गया। ऐसे में तेजस्वी को इन वोटों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब बात पहले नंबर की। पहले नंबर पर सबसे बड़ा सबक है पब्लिक फ्रेंडली होना। दरअसल तेजस्वी यादव 2015 से लगातार सक्रिय राजनीति में है। इसके बाद भी वे अब तक अपने पिता लालू यादव की तरह पब्लिक फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं। हालांकि अब तेजस्वी के कार्यक्रम में भी लोगों की भीड़ जुटने लगी है, लेकिन आज भी उनमें लालू वाली बात नहीं है। इसके लिए उन्हें गरीब गुरबों के बीच जाना होगा। लालू की तरह उनका ठेठ बिहारी अंदाज तेजस्वी को अपनाना होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यदि तेजस्वी अपने पिता लालू यादव की तरह जमीन पर उतरे तो फिर इन्हें सियासत की टॉप लाइन पर जाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। वरना जिस तरह वोट बट रहे हैं उससे आने वाले दिनों में परेशानी के अलावा कुछ नहीं है और इसे भी तेजस्वी सबक के रूप में ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद भी लालू यादव का क्रेज है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।